22 अप्रैल साल 1919 59 साल के सर शंकरन नायर सुबह अपने घर के बगीचे में बैठे चाय का आनंद ले रहे थे। उस समय वो ब्रिटिश इंडिया में वॉइसरॉय काउंसिल के मेंबर हुआ करते थे। इसका मतलब है कि वो इंडिया के सबसे पावरफुल लोगों में से एक थे। बगीचे में कुछ टाइम बीता ही था कि एक पोस्टमैन कुछ लेटर्स लेके उनके पास आया। उस समय तो नायर साहब ने लेटर्स की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर जब उन्होंने एक के बाद एक खत पढ़ना शुरू किए तो मानो जैसे उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि अंग्रेजी हुकूमत कुछ ऐसा भी कर सकती है। जो नायर साहब ने पढ़ा वो किसी भी इंसान के लिए बुरे सपने से कम नहीं था। लेकिन उन लेटर्स में क्या था? चलिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। मार्च 1919 लगातार बढ़ते विरोध को दबाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी एक्ट या कहें रोलट एक्ट को भारत में लागू कर दिया। इस एक्ट के चलते पुलिस के पास किसी भी भारतीय को गिरफ्तार करने, एक अनसर्टेन टाइम तक कैद में रखने और बिना किसी वकील और ज्यूरी के मुकदमा चलाने की ताकत थी। यहाँ तक कि जिस पर मुकदमा चलता था उसे ये भी जानने का अधिकार नहीं था कि किन सबूतों के आधार पर उसे सजा सुनाई जा रही है। मकसद साफ था, जो कोई भी आज़ादी की बात करे उसे गिरफ्तार करके आतंकवाद का मुकदमा लगाकर खत्म कर दो। और ना जाने कितने लोग उन दिनों इस एक्ट की चपेट में आए थे। इसी समय पंजाब में कई छोटे बड़े पॉलिटिकल ग्रुप्स आए दिन अंग्रेजों के खिलाफ नारेबाजी किया करते थे। गांधी जी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन छेड़ रखा था। कभी कभी तो हालात इस हद से बाहर हो जाते थे कि पुलिस को ही चौकी छोड़कर भागना पड़ता था। जब पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर ने ये बात वॉइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड और ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को बताई तो उन्होंने लोगों को सबक सिखाने की बात कही। माइकल ओडायर को खुली छूट थी कि वो विरोध को दबाने के लिए जो कर सके वो करें। ओडायर को अंदाजा था कि आने वाले समय में हालात और बदतर हो सकते हैं। उसने जल्द ही बलूच और गोरखा सिपाहियों को पंजाब में बुला लिया। साथ ही 475 अंग्रेजी सिपाहियों को भी आनन फानन में अमृतसर आने का आदेश दिया। 10 अप्रैल 1919 के दिन ओडायर ने विरोध को दबाने के लिए बड़े कदम उठाए। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के कई इलाकों में कर्फ्यू और मार्शल लॉ का आदेश दिया गया और सिपाहियों को हुक्म था कि जो कोई भी थोड़ा बहुत भी टेंट्रम दिखाए उसे तुरंत गोली मार दी जाए। लेकिन आगे चलकर अंग्रेजों से एक ऐसी गलती हुई जिसने उनकी मुसीबतों को और बढ़ा दिया और ये एक हरकत भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खात्मे का आरंभ साबित हुई। पर ऐसा क्या हुआ? 10 अप्रैल के दिन ही ओडायर के आदेश पर सीआईडी ने दो बड़े पॉलिटिशियंस डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को उनके घर से ही गिरफ्तार कर लिया। उन्हें अमृतसर से 50 किलोमीटर दूर किसी धर्मशाला में नजरबंद कर दिया गया। अब जैसे ही ये खबर लोगों को पता चली, उन्होंने अमृतसर के सीएच हॉल गेट की तरफ जाने वाले पुल के पास बने ब्रिटिश कमिश्नर हाउस को घेर लिया। देखते ही देखते लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और दोनों राजनेताओं की रिहाई की मांग करने लगी। कमिश्नर हाउस में तैनात चंद पुलिस वालों को जब हालात खराब होते नजर आए तो उन्होंने भीड़ पर ओपन फायर कर दिया। कई लोगों की मौत गोली चलने की वजह से हुई और कईयों की भीड़ में कुचले जाने से। इस एक घटना ने आग में घी का काम किया। अब भीड़ ने इस हरकत का बदला लेने की ठानी। इसके चलते भीड़ ने एक ब्रिटिश इलेक्ट्रिशियन, 2 रेलवे वर्कर और 3 बैंक ऑफिसर्स की पीट कर हत्या कर दी। कई ब्रिटिश इमारतों को आग के हवाले भी कर दिया गया। हिंसा का दौर अगले दिन भी जारी रहा। लोगों ने कई टेलीग्राफ पोस्ट और रेलवे लाइन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जब ये बात ओडायर को पता चली तो उसने वो करने की सोची जो भारत के इतिहास में एक काले दिन के तौर पर लिखा जाना था। 12 अप्रैल को ओडायर ने शिमला में गर्मी की छुट्टियां मना रहे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को मैसेज भेजा कि कुछ बड़ा करना है। रेजिनाल्ड डायर की तरफ से भी जवाब आया कि कुछ बड़ा सबक सिखाना है जो लोग याद रखें। बस फिर क्या था, ओडायर ने रातों रात बड़ी तादाद में सिपाहियों को बंदूकें जारी करवाई और लाहौर, अमृतसर, जालंधर जैसे 19 शहरों में सख्त कर्फ्यू की घोषणा कर दी। उधर अगले दिन यानी 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में शाम 4 बजे के आसपास जलियांवाला बाग में तकरीबन 5000 लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। डॉक्टर सत्यपाल के दोस्त और राजनेता हंसराज ने लोगों को उनकी रिहाई और आगे की कार्रवाई के बारे में बताना शुरू किया। इधर माइकल ओडायर को पता चला कि एक जगह लोग बड़ी तादाद में इकट्ठा हो रहे हैं। वो 50-60 सिपाहियों को लेकर जलियांवाला बाग पहुंचे। उसने देखा कि मैदान के चारों तरफ दीवारें हैं और सिर्फ बीच में एक कुआं है। ओडायर ने एक सिपाही को मैदान के एकमात्र दरवाजे को बंद करने का आदेश दिया।
ये देखकर हंसराज ने लोगों को शांत रहने की सलाह दी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माइकल ओडायर ने अपने सिपाहियों को भीड़ पर ओपन फायर करने का आदेश दिया। फिर वो हुआ जिसकी चीखों के निशान आज भी जलियांवाला बाग की दीवारों पर दिखाई देते हैं। 15 मिनट तक लगातार फायरिंग चलती रही। कुछ लोग अपनी जान बचाने के लिए कुएं में कूद गए। अंत में हिसाब लगाया गया, 1550 गोलियां, 1200 घायल और 379 बेजान पड़ी लाशें। बस यही कुछ लिखा था सी शंकरन नायर के उन खतों में। इस एक घटना ने नायर साहब को वो करने पर मजबूर कर दिया जो आज तक ब्रिटिश सरकार के खिलाफ करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नमस्कार स्वीकार कीजिए। मैं हूं निकुंज, आपका होस्ट। अगर आप इतिहास से जुड़े इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमारे लिए मोटिवेशन है और ऐसी कहानियां आप तक लाने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जब भी कहीं ऐसा इंसिडेंट होता है तो न्यूज़पेपर में बड़े बड़े आर्टिकल्स छपते हैं, बवाल होते हैं, लेकिन अगले दिन इस घटना की एक भी खबर किसी न्यूज़पेपर में नहीं थी। मानो जैसे जलियांवाला में कुछ हुआ ही नहीं था। दरअसल फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान भारत में डिफेंस एक्ट ऑफ इंडिया लागू कर दिया गया था, जिसे वॉर खत्म होने के बाद भी नहीं हटाया गया था। साथ ही पंजाब में मार्शल लॉ भी लागू था, जिसमें न्यूज़पेपर्स और जर्नलिस्ट पूरी तरह से ब्रिटिश सरकार के कंट्रोल में थे। पर क्या है ना, सच्चाई कभी छुपती नहीं है, एक ना एक दिन तो सामने आ ही जाती है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। उस समय एक अखबार होता था, बॉम्बे क्रॉनिकल, जिसने जलियांवाला बाग के इंसिडेंट को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया था। एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट बेंजामिन गाय हॉनिमान और उनके कॉरेस्पॉन्डेंट गोवर्धन दास ने अमृतसर की पूरी घटना को बड़ी डिटेल में लोगों के सामने लाकर रख दिया था। इन सब का उन दोनों को इनाम भी मिला। बेंजामिन को गिरफ्तार करके ब्रिटेन डिपोर्ट कर दिया गया और गोवर्धन दास को 3 साल के लिए जेल में डाल दिया गया। इससे आप समझ सकते हैं कि ब्रिटिश अथॉरिटीज के लिए इस मैटर को दबाना कितना जरूरी था। कोई छोटा मोटा आदमी तो कुछ कर भी नहीं पा रहा था। अब ऐसे में सिर्फ एक आदमी था जिसने इस पूरे मामले को सुलझाने और लोगों को न्याय दिलाने का जिम्मा उठाया था। उस आदमी को आज शायद हम सभी लगभग भुला ही चुके हैं। पर सवाल ये उठता है कि सी शंकरन नायर में ऐसा क्या था जो बाकी लोगों में नहीं था। इसके लिए हमें उनके बारे में थोड़ा जानना होगा। सर नायर का जन्म 1857 में मालाबार के मंकारा गांव में एक कुलीन यानी ठीक ठाक पैसे वाले परिवार में हुआ था। उनके पिता पेशे से सरकारी तहसीलदार थे। शुरुआती पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में हुई। नायर साहब बचपन से ही पढ़ाई में काफी अच्छे थे। 1870 के अंत में नायर साहब ने मद्रास लॉ स्कूल से लॉ डिग्री हासिल की और मद्रास हाई कोर्ट में अपना करियर शुरू किया। जल्द ही वो मद्रास बार के मेंबर भी बन गए। याद रखिएगा, उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 24 साल ही थी। अगले एक डेकेड तक उनका करियर दिन ब दिन और बेटर होता गया। 1890 में उन्हें मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल में अपॉइंट किया गया और वो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में गहराई से शामिल हो गए। 1897 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी चुने गए थे। 1907 में मद्रास गवर्नमेंट के एडवोकेट जनरल अपॉइंट होने वाले वो पहले इंडियन बने और उसी साल नायर साहब मद्रास हाई कोर्ट के जज भी बन गए। 1912 में उन्हें नाइट की उपाधि दी गई। 1914 में उन्हें वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग ने वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए इनवाइट किया, जो ब्रिटिश इंडिया की हाईएस्ट गवर्निंग बॉडी थी। वे काउंसिल के इकलौते इंडियन मेंबर थे। ये ऐसे कुछ काम हैं जो कोई और इंडियन आज तक नहीं कर पाया था। सी शंकरन नायर ने अपने पद पर रहते हुए ऐसे ऐसे डिसीजंस लिए जो उस टाइम के सो कॉल्ड ऊंची जात वालों को कभी गवारा नहीं हुए। जैसे नायर साहब हमेशा धर्म और राजनीति को एक साथ रखने के सख्त खिलाफ थे। एग्जेजरेटेड नेशनलिज्म, चाइल्ड मैरिज, छुआछूत और जात पात के खिलाफ खुलकर बोलते थे। एजुकेशन और वसीयत में महिलाओं के अधिकारों का वे हमेशा समर्थन करते रहे। कुछ लोगों को ये बातें पसंद आती थीं और बहुतों को नाराज भी करती थी। अब लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में वो कभी नहीं सोचते थे। नायर साहब ने वाइसरॉय काउंसिल में रहते हुए रिफॉर्म एक्ट में एजुकेशन, हेल्थ और इंडिया के सेल्फ गवर्नेंस को लेकर कई सुधार भी किए। अब कहानी को वापस उसी बगीचे में ले जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था। शंकरन नायर ने जब उन लेटर्स को पढ़ा तो ये साफ हो गया था कि ब्रिटिश सरकार ने कुछ बहुत गलत किया है। जल्द ही नायर साहब ने ब्रिटिश इंडिया के वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को एक लेटर लिखा और अपनी नाराजगी जाहिर की। साथ ही इस पूरे मामले की निष्पक्ष रूप से जांच करने की बात कही।
नायर साहब ने अपने लेटर में लिखा था, लगभग हर दिन मुझे व्यक्तिगत रूप से और पत्रों के माध्यम से नरसंहार और सैनिक कानून के प्रशासन की दर्दनाक शिकायतें मिल रही हैं। अगर किसी देश को चलाने के लिए बेगुनाह लोगों की हत्या करना जरूरी हो और कोई भी नागरिक अधिकारी कभी भी सेना को बुलाकर आम लोगों का कत्लेआम कर सकता हो, जैसा जलियांवाला बाग में हुआ, तो ऐसा देश रहने लायक नहीं है। लेकिन उस समय नायर साहब को कहां पता था कि इन सब के पीछे चेम्सफोर्ड का भी हाथ था। दरअसल ब्रिटिशर्स को डर था कि कहीं अंग्रेजी हुकूमत का अंत खून खराबे से ना हो। 1857 की क्रांति की याद उनके दिमाग से अभी निकली नहीं थी। उन्हें पता था कि यदि जल्द ही विरोध पर काबू नहीं पाया गया तो भारत में एक दिन भी टिकना मुश्किल हो जाएगा, जैसा कि उनके साथ अमेरिका में 1776 में हुआ था। उधर नायर साहब ने गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, एनी बेसेंट और पादरी चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज को इस मामले में वायसरॉय पर दबाव बनाने के लिए जोर दिया, लेकिन उसका कुछ खास असर नहीं हुआ। नायर साहब को अच्छे से पता था कि जो हुआ उसे अब बदला नहीं जा सकता, पर उनका मकसद जलियांवाला बाग जैसे कांड को भारत में दोबारा होने से रोकना था। नायर साहब के लिखे गए उस लेटर ने चेम्सफोर्ड को मजबूर कर दिया। चेम्सफोर्ड ने ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर को पंजाब में मारे गए लोगों की रिपोर्ट तैयार करने को कहा, लेकिन ये काम डिप्टी कमिश्नर इरविंग को मिला। कमिश्नर इरविंग भारत से कितनी नफरत करता था, ये बात उसकी रिपोर्ट से साफ झलकती थी। उसने अपनी शुरुआती जांच में लिखा कि सिर्फ 200 लोगों के मारे जाने की जानकारी सामने आई है और मीडिया में जो कुछ भी बताया जा रहा है वो सब झूठ खबरें हैं। लेकिन तब तक बॉम्बे क्रॉनिकल की जलियांवाला बाग रिपोर्ट इंग्लैंड में बैठे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एडविन सैमुअल मॉन्टेगू के पास पहुंच चुकी थी। जब एडविन ने वायसरॉय चेम्सफोर्ड से इस केस पर रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने कमिश्नर इरविंग वाली रिपोर्ट ही आगे भेज दी, जिसमें लिखा था कि हमने जो भी किया है उसके परिणाम ब्रिटिश सरकार के लिए फायदेमंद साबित हुए हैं। कुछ महीने बाद एडविन मोंटागू ने वायसरॉय को टेलीग्राम भेजा और कहा, मेरे विचार से डायर का निर्णय और स्वभाव इतना अविश्वसनीय साबित हुआ है कि मैं इस राय पर पहुंच गया हूं कि वो कमांड संभालने के लायक नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो भारत की सेना में बना रहे। मुझे लगता है कि आपको उसकी कमांड से मुक्त कर देना चाहिए और इंग्लैंड भेज देना चाहिए। लेकिन इन सब का कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। ज्यादातर वायसरॉय कमेटी के मेंबर्स ने माइकल ओडायर को सही ठहराया और उस पर किसी तरह का मुकदमा चलने से मना कर दिया। सर नायर समझ गए थे कि अंग्रेजी हुकूमत ओडायर को बचाने की कोशिश कर रही है। अगर ओडायर इस बार बच निकला तो वो अगली बार इससे भी बड़ा नरसंहार करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा और भारत की आजादी का सपना बस सपना ही बनकर रह जाएगा। सर नायर कुछ समय के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रहे थे। अपने पद का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपने कई पुराने दोस्तों को इकट्ठा किया और पूरी अंग्रेजी हुकूमत को उल्टा सबक सिखाने की ठानी। काम मुश्किल था और जोखिम भरा था। सर नायर ने एक कमाल की रणनीति बनाई, जहां उन्होंने कांग्रेस को एक नए सिरे से आंदोलन करने को कहा, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ नहीं बल्कि सिर्फ ओडायर के खिलाफ। वहीं सर नायर ने सीधा ब्रिटिश एम्पायर को लेटर्स लिखना शुरू किया, जिसमें उन्होंने चेम्सफोर्ड की करतूतों का पूरा कच्चा चिट्टा खोल कर रख दिया। कुछ ही दिनों में सर नायर की रणनीति ने काम करना शुरू कर दिया। 8 जून 1919 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने इलाहाबाद में एक रेजोल्यूशन पास किया, जिसमें जलियांवाला बाग की घटना की जांच करने की मांग रखी गई थी। इस रेजोल्यूशन की पैरवी करने की जिम्मेदारी सर नायर ने अपने कंधों पर ली। लेकिन कुछ समय बाद जब उन्हें पता चला कि चेम्सफोर्ड ने ओडायर के अमृतसर में किए गए नरसंहार को उचित ठहराकर उसका समर्थन किया है, तो नायर साहब ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 23 जुलाई 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने नायर को अपने महल में आखिरी साइन करने के लिए बुलाया और कहा, मुझे खेद है कि आपको इस्तीफा देना पड़ रहा है। क्या आप अपनी जगह किसी और को रेकमेंड करना चाहेंगे? नायर साहब ने महल में एक बड़े से गेट की ओर इशारा करते हुए कहा, वो जो पगड़ी पहने लाल और सुनहरे रंग की वर्दी वाला चपरासी राम प्रसाद। इस जवाब से चेम्सफोर्ड तमतमा गया और कहा, क्यों नहीं, वो लंबा है, वो सुंदर है, वो अपनी वर्दी अच्छी तरह पहनता है और आप जो भी कहेंगे वो हाँ कहेगा। कुल मिलाकर वो काउंसिल का एक आइडियल मेंबर बनेगा। अंत में दोनों ने हाथ मिलाया और सर नायर चले गए। लेकिन इस इस्तीफे ने चेम्सफोर्ड को मानसिक दबाव में डाल दिया।
इसका रिजल्ट ये हुआ कि पंजाब में प्रेस सेंसरशिप सिर्फ 3 दिन में हटा दी गई और नायर साहब के इस्तीफे के 4 दिन बाद ओडायर ने अनाउंस किया कि मार्शल लॉ खत्म कर दिया जाएगा और दोपहर तक खत्म भी कर दिया गया। सर नायर के इस्तीफे के बाद मोंटागू ने अब चेम्सफोर्ड से पंजाब में हुई गड़बड़ियों की जांच करने को कहा। वाइस रॉय ने बेमन से ही 29 अक्टूबर 1919 को हंटर कमेटी की स्थापना की, जिसमें चेयरमैन स्कॉटलैंड के कॉलेज ऑफ जस्टिस के सेनेटर लॉर्ड विलियम हंटर थे। इसी जांच के दौरान सर नायर भी इंग्लैंड चले गए और ब्रिटिश सरकार के सामने इंडियंस के सेल्फ गवर्नेंस की सिफारिश करने लगे, जहां वो कुछ हद तक कामयाब भी हुए। इधर हंटर कमेटी ने 19 मई 1920 को अपनी रिपोर्ट पूरी कर ली, जिसमें ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल्ड डायर को दोषी ठहराकर अर्ली रिटायरमेंट देने और 28,000 पाउंड पेंशन देने की सिफारिश की गई। साथ ही जलियांवाला बाग में 1200 लोगों के घायल होने और 379 लोगों की मौत की बात को स्वीकार किया गया। इस रिपोर्ट के बाद माइकल ओडायर को भी अपनी पोस्ट छोड़नी पड़ी और बाकी की नौकरी इंडिया में गुमनामी में गुजारनी पड़ी। उधर सर नायर हंटर कमेटी की रिपोर्ट से सहमत नहीं थे और इंग्लैंड में रॉयल कमीशन की मांग कर दी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1922 में जब वो इंडिया वापस आए तो उन्होंने गांधी जी के ऊपर एक किताब लिखी, गांधी एंड एनार्की, जिसमें उन्होंने लिखा कि गांधी ने इंडिया को पूरी दुनिया की समस्या बना दिया है और वो कभी भी गांधी जी के तरीकों से सहमत नहीं रहे। साथ ही उन्होंने माइकल ओडायर को जलियांवाला बाग की घटना के लिए पूरी तरह जिम्मेदार ठहराया। सर नायर ने अपनी किताब गांधी एंड एनार्की में एक लाइन लिखी थी, बिफोर द रिफॉर्म्स इट वॉज इन द पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडायर अ सिंगल इंडिविजुअल टू कमिट द एट्रोसिटीज इन द पंजाब वी नो ओनली टू वेल। इसने फिर से देश में बवाल शुरू कर दिया, पर यह बवाल इंडिया में नहीं ब्रिटेन में हुआ था। इस एक लाइन को ओडायर ने दिल पर ले लिया और इसे अपनी बेइज्जती समझा। उसने लंदन की किंग्स बेंच में सर नायर के खिलाफ 1924 में मानहानि का मुकदमा कर दिया, लेकिन किसे पता था कि यह केस पूरे ब्रिटिश एम्पायर के लिए मुसीबत बन जाएगा। सिर्फ 4 हफ्ते चले इस केस ने अंग्रेजों के किए गए जुल्मों को सबके सामने ला दिया। द वायर नाम का एक न्यूज़पेपर ने इस पूरी कोर्ट सुनवाई को रोज अखबारों में छापा, जिससे ओडायर और ब्रिटिश सरकार का असली चेहरा सबके सामने आ गया। सर नायर ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान 120 से भी ज्यादा गवाहों को कोर्ट में पेश किया और हंटर कमेटी की रिपोर्ट को पूरे इंग्लैंड में पॉपुलर कर दिया। आए दिन सर नायर ने कोर्ट में ब्रिटिशर्स की करतूतों को सबके सामने लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंत में वही हुआ जो उन्हें पहले दिन से पता था। सर नायर केस हार गए। जस्टिस मैकार्डी और 12 मेंबर्स की ज्यूरी ने नायर साहब को दोषी ठहरा दिया, लेकिन उनमें से एक हेरोल्ड लास्की ने नायर साहब के पक्ष में वोट दिया, पर इससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। सर नायर के पास 2 ऑप्शन थे, या तो माइकल ओडायर से माफी मांगे या 7,000 पाउंड का जुर्माना भरे। सर नायर ने जुर्माना भरना पसंद किया और ओडायर से कहा, एक ना एक दिन तुम्हें अपने किए का हिसाब देना होगा, और जो हुआ भी। 13 मार्च 1940 को सरदार उधम सिंह ने ओडायर को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। अपनी मौत का जिम्मेदार खुद ओडायर ही था। केस हारने के बाद नायर साहब इंडिया वापस लौट आए और खुद को आजादी की लड़ाई से पीछे कर लिया। उन्हें लगा कि अब उन्हें गांधी के बीच नहीं आना चाहिए। उन्होंने अपनी बाकी जिंदगी सेलोन, श्रीलंका में बिताई। मई 1934 में एक कार एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई और यहीं ये कहानी खत्म होती है। उम्मीद करता हूं कि आपको सर नायर के बारे में बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ।